आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बाय एग्ज़ाम में आप सभी समस्त सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वह है कि साइंस का जिसको बोलते हैं भौकाल, वह सीरीज़ है। साइंस का भौकाल सीरीज़ है। यह टॉप 10 होगा क्वेश्चन, लेकिन भौकाल पर्सन जिसको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर बोलते हैं कि हर एक एग्ज़ाम में छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, यह प्रश्न आपको मिलेगा। यह इनका प्रश्न का सबसे बड़ी खासियत होता है। तो चलिए हम लोग आज इस भौकाल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग आज तिल के तार जैसे बना के समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि कोशिका का सबसे बाहरी सीमा का नाम बताइए। कोशिका का सबसे बाहरी सीमा का नाम बताइए। ऑप्शन ए में है प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी में है कोशिका दर्भ, ऑप्शन सी में है परमाणु झिल्ली, ऑप्शन डी में है आपका कोई नहीं। ऑप्शन डी में क्या है आपका कोई नहीं। तो कोशिका का सबसे बाहरी सीमा का नाम बताइए। कोशिका का जो सबसे बाहरी सीमा होता है, जैसे मान के चलिए यह कोशिका है, तो इसका जो यह जो बाहरी जो है भाग, इसको बाहरी जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। बाहरी भाग को, ये जो झिल्ली, ये जो बाहरी भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। यह जो बाहरी भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा। लेकिन प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा लेमा, यह सब किससे बना होता है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा लेमा, यह किससे बना होता है? तो यह किससे बना होता है? यह बना होता है फॉस्फोलिपिड से बना होता है। यह किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड से बना होता है। यह किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड से बना होता है। किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड से बना होता है। लिपिड, फॉस्फोलिपिड से क्या होता है? बना होता है। कौन सब चीज़? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली और प्लाज्मा लेमा, यह सब किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड से बना होता है। कोशिका भित्ति किससे बना होता है? कोशिका का जो यह भित्ति है, यह क्या चीज़ है? भित्ति है। ये सब जो आप देख रहे हैं यह सब, यह क्या है? कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति है और यह जो है क्या है? कोशिका का बाहरी सीमा है। कोशिका का यह क्या है? बाहरी सीमा है। और यह सब क्या है? यह सब जो आप देख रहे हैं यह सब है कोशिका भित्ति। ठीक है, तो कोशिका भित्ति किससे बना होता है? यह जो बना होता है यह किससे बना होता है? सेल्यूलोजम से बना होता है। सेल्यूलोज से बना होता है। यह किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। यह किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। यह किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। यह किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। तो आप एक बार पूरे रिपीट कर लीजिए कि कोशिका का बाहरी सीमा का नाम बताइए। तो कोशिका का बाहरी सीमा का नाम है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा लेमा, यह सब किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड से बना होता है। कोशिका भित्ति किससे बना होता है? तो आपका सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, सेल्यूलोज से बना होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि जब कार एक मोड़ लेती है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो बाहर की ओर धक्का देती है? बाहर की ओर
धक्का देती है। आप लोग सभी आदमी गाड़ी चलाते होइएगा, गाड़ी पर ट्रैवल करते होइएगा, तो यह बोल रहा है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो बाहर की ओर धक्का देता है। ऑप्शन में ए में है केंद्राभिमुख बल, बी में है केंद्रापसारी बल, सी में है घर्षण बल और डी में है मानव बल। ठीक है, तो जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो बाहर की ओर धक्का देती है। तब बाहर की ओर जो धक्का देता है वह कौन देता है, केंद्रापसारी बल, केंद्रापसारी बल, केंद्रापसारी बल होता है। कौन होता है, केंद्रापसारी बल होता है। लेकिन आपको यह पता नहीं होगा कि इसका मतलब कुछ जटिल है, तो इसको केंद्राभिमुख बल को कहते हैं। इस बल को, एक मिनट जरा वेट कीजिएगा, इसका जो है ये जो है केंद्राभिमुखी बल, केंद्राभिमुखी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्राभिमुखी बल को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल बोलते हैं। और केंद्रापसारी बल को क्या बोलते हैं, केंद्रापसारी बल को बोलते हैं अपकेंद्रक बल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपकेंद्रक बल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपकेंद्रक बल, अपकेंद्रक बल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपकेंद्रक बल। तो अब यह समझ में आ गया होगा कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो बाहर की ओर धक्का देती है। तो आकर्षक अपकेंद्रक बल क्या होता है, केंद्रापसारी बल कहिए या आप अपकेंद्रक बल कहिए, केंद्रापसारी बल कहिए या नहीं तो अपकेंद्रक बल कहिए। दोनों एक ही नाम है, दो किया हुआ है, एक जटिल है, एक आपको साधारण लगता होगा। तो जो याद हो सके आप उसको याद रखिएगा कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो बाहर की ओर धक्का देती है। आप केंद्रक बल बोलिए या केंद्रापसारी बल बोलिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न आपका बोल रहा है कि कोशिका के अंदर जेली के जैसा होता है। कोशिका के अंदर क्या होता है, जेली के जैसा होता है। कोशिका के अंदर क्या होता है, जेली के जैसा होता है। अपकेंद्रक बल को ही काल्पनिक बल कहते हैं। अपकेंद्रक बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक बल कहते हैं। सड़क पर घर्षण बल से ही अभिकेंद्रक बल मिलता है। सड़क पर घर्षण बल से ही क्या मिलता है, अभिकेंद्रक बल मिलता है। ठीक है, हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। फिर बोल रहा है कि कोशिका के अंदर जेली के जैसे होता है साइटोप्लाज्मा, न्यूकोप्लाज्मा, एक्टोप्लाज्मा और सभी। ठीक है, कोशिका के अंदर जेली के जैसा होता है। जेली के जैसा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा को ही कोशिका द्रव भी कहते हैं। साइटोप्लाज्मा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्मा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव भी कहते हैं। साइटोप्लाज्मा को ही कोशिका द्रव भी कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर की द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चलिए आज चारों का पोस्टमार्टम करिए देते हैं। साइटोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा को कोशिका का द्रव भी कहते हैं। न्यूकोप्लाज्मा जो है, न्यूकोप्लाज्मा के अंदर की द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा के अंदर। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि साइटोप्लाज्मा एवं न्यूकोप्लाज्मा दोनों को ही जीव द्रव कहते हैं। इस दोनों का आप क्या बोलते हैं, इस दोनों को क्या बोलता है, जीव द्रव। इन दोनों को क्या बोलता है, जीव द्रव। इन दोनों को क्या बोलता है, जीव द्रव्य बोलता है। साइटोप्लाज्मा और न्यूकोप्लाज्मा, इस दोनों को क्या हम लोग बोलते हैं, जीव द्रव कहते हैं। इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव कहते हैं। ठीक है, जीव द्रव कहते हैं। केंद्रक का खोज कौन किया था, बताइए आप लोग जरा कि केंद्रक का खोज कौन किया था। क्या बोल रहा है,
कि केंद्रक का खोज कौन किया था। आप लोग तैयारी करते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कि केंद्रक का खोज किसने किया था। ठीक है, केंद्रक का खोज किसने किया था और मृत कोशिका का खोज किसने किया था। मृत कोशिका का खोज किसने किया था। आप यह दोनों आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि केंद्रक का खोज किसने किया और मृत कोशिका का खोज किसने किया। आपके लिए यह HW है। क्या है? HW है। आप बताने का प्रयास कीजिएगा कि केंद्रक का खोज किसने किया और मृत कोशिका का खोज किसने किया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते चौथा प्रश्न पे आ गए। चौथा प्रश्न आपका बोल रहा है, थोड़ा लंबा है ये बोल रहा है कि सापेक्ष का घनत्व डाइस के बराबर होता है। सापेक्ष का घनत्व डाइस के बराबर होता है। पानी का घनत्व बट्टे पदार्थ का घनत्व, पदार्थ के घटकों का घनत्व बट्टे पूर्ण पदार्थ का घनत्व। सी में है पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व। और डी में क्या है, रुक जाइए एक मिनट हम दिखा रहे हैं। डी में है कि पदार्थ का घनत्व बट्टे तेल का घनत्व। ठीक है, तो यह जो बोल रहा है आपका यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न क्या है कि सापेक्ष का घनत्व डाइस के बराबर होता है। तो जब ये आपसे भाई पूछेगा ना कि सापेक्ष का घनत्व डाइस के बराबर होता है, तो आप एक बात याद रख लीजिए कि बड़का बट्टे छोटका, 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 बड़का बट्टे क्या, छोटका, बड़का बट्टे छोटका, बड़का बट्टे छोटका, बड़का बट्टे छोटका, मतलब पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व, बड़का बट्टे छोटका, बड़का बट्टे छोटका, बड़का बट्टे छोटका, पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व। सापेक्ष का सिद्धांत, सापेक्ष का घनत्व डाइस के बराबर होता है। सापेक्ष का घनत्व डाइस के जो बराबर होता है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको याद रखना चाहिए कि बड़का बट्टे छोटका, बड़का बट्टे छोटका, बड़का बट्टे छोटका, पदार्थों का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व। आप लोग याद रखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व। अब यह बताइए कि सापेक्ष को कोई मात्रक नहीं होता है। सापेक्ष का क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता है। सापेक्ष मात्रकहीन है। सापेक्ष क्या है? मात्रकहीन है। सापेक्ष क्या है? मात्रकहीन है। सापेक्ष क्या है? यह जो सापेक्ष है यह क्या है? मात्रकहीन है। मात्रकहीन है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, तो इसका क्या है? सापेक्ष का कोई मात्रक नहीं होता है। अब हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि किस किस का मात्रक नहीं होता है, यह मात्रकहीन होता है। तो विकृति का मात्रक नहीं होता है, घर्षण गुणांक का मात्रक नहीं होता है, आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता। यह सब क्या है? मात्रकहीन है। कोई मात्रक नहीं है। किसका मात्रक नहीं है? विकृति का कोई मात्रक नहीं है, घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं है, आकर्षण का अवघर्षण क्षमता, इस सब का क्या है? कोई मात्रक नहीं है। यह सब क्या है? मात्रक हीन है। मात्रक क्या है? हीन है। जैसे सापेक्ष का घनत्व के डैश के बराबर होता है, तो बड़का बट्टे छोटका घनत्व, पानी का घनत्व पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व। ठीक है, और यह सापेक्ष क्या है? मात्रकहीन है। इतना आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आ जाता है आपका। पांचवा क्वेश्चन आप लोग थोड़ा डिटेल्स से जानने के प्रयास कीजिएगा, हल्का तो आता होगा। यह बोल रहा है कि डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जानते होइएगा कि इसमें यह जानने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन ए में है 18,000 हर्ट्ज HZ, 15,000 HZ, 500 HZ और 20,000 HZ से अधिक। यह बोल रहा है कि मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है, मतलब मनुष्य नहीं सुन सकता है। मनुष्य नहीं जो सुन सकता है, यह कितना है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 तक तो मनुष्य सुन रहा है, 20,000 तक तो मनुष्य सुन रहा है, लेकिन यह क्या बोल रहा है कि 20,000 से प्लस,
जब ये प्लस हो गया तो यह क्या हो गया, श्रव्य मनुष्य नहीं कर सकता, इसको नहीं सुन पाएगा। मनुष्य 20,000 हर्ट्ज तक सुनेगा, लेकिन 20,000 HZ से अधिक क्या होगा, मनुष्य नहीं सुन पाएगा। ठीक है, तो यह है कि 20 HZ से 20,000 HZ तक श्रव्य होता है। अब बता रहे हैं हमको कि 20 HZ बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 20 HZ से 20,000 HZ तक, 20,000 HZ तक, 20,000 HZ तक मनुष्य सुन पाता है, मनुष्य सुन पाता है, यह श्रव्य है। ठीक है, और 20 HZ से नीचे, 20 HZ से नीचे कौन क्या होता है, 20 HZ से नीचे अब श्रव्य होता है, अब श्रव्य होता है। तो अब श्रव्य को कौन सुन पाता है, कुत्ता सुनता है, धड़कन सुनता है, बिल्ली सुनता है, और भूकंप की ध्वनि भी आप लोग नहीं सुनते हैं। आप लोग मनुष्य 20 HZ से लेके 20,000 HZ के बीच में मनुष्य सुन पाता है, और यह है कि 20 HZ से लेके 20,000 तक श्रव्य है। 20 HZ से नीचे जो अब श्रव्य होता है उसको क्या होता है कि कुत्ता सुन पाता है, धड़कन का आवाज़ होता है, बिल्ली सुन पाती है, भूकंप की ध्वनि होता है, यह सब क्या है, अब श्रव्य है। ठीक है, अब आ जाता है प्राश्रव्य। प्राश्रव्य जो होता है वह यह होता है कि 20 HZ से 20,000 HZ से अधिक, 20 HZ से 20,000 HZ से अधिक क्या होता है, अब श्रव्य होता है, प्राश्रव्य होता है। क्या होता है, प्राश्रव्य। तो प्राश्रव्य को कौन सा सुन पाता है, चमगादड़ सुनता है, डॉल्फिन सुनता है, मतलब चमगादड़, डॉल्फिन, ऐसा ही एक दो और है, आप इतना याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, प्राश्रव्य हो जाता है। ठीक है, प्राश्रव्य हो जाता है 20 HZ से 20,000 ऊपर के HZ प्राश्रव्य हो जाता है, जिसको चमगादड़ और डॉल्फिन सुनता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं छठा प्रश्न पे। छठा प्रश्न है आपका, छठा प्रश्न है कि निम्न में DNA किस कोशिका में नहीं पाया जाता है। निम्न में से DNA किस कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए में है केंद्रिकाएं, ऑप्शन बी में है केंद्रक, सी में है क्लोरोप्लास्ट और डी में है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो क्या होता है कि निम्न में से DNA किस कोशिकाएं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो क्या चीज़ में नहीं पाया जाता है, केंद्रिकाएं में नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है, केंद्रिकाएं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, केंद्रिकाएं में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसका क्या काम है, हम जरा बताने का प्रयास करेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, प्रकाश का क्या करता है, संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन बनाता है। क्या करता है, भोजन बनाता है। उसके बाद तना और पत्ती तक जाता है। क्या करता है, तना एवं पत्ती। ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, शोषण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया शोषण करता है। उसके बाद आपका ऑक्सीकरण करता है, ATP का निर्माण करता है, ATP का निर्माण करता है और ATP का निर्माण करता है और ऑक्सीकरण भी करता है। ऑक्सीकरण और ATP का निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते 7वां क्वेश्चन पे आ गए। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि रंगहीन लवक होता है, रंगहीन लवक होता है। ए में है क्रीमोप्लास्ट, बी में है ल्यूकोप्लास्ट, सी में है क्लोरोप्लास्ट और डी में है सभी। डी में क्या है, सभी। तो रंगहीन लवक जो है क्या है, रंगहीन लवक जो है आपको ल्यूकोप्लास्ट है। रंगहीन कौन सा लवक है, रंगहीन जो है ल्यूकोप्लास्ट है। रंगहीन लवक है कौन, ल्यूकोप्लास्ट। लवक कितने प्रकार के होते हैं, लवक कितने प्रकार के होते हैं। लवक
आप जरा लवक पे आ गए हम लोग। लवक जो है लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक कौन सा है? एक है क्लोरोप्लास्ट। एक कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एक क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? भोजन बनाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? भोजन बनाता है। दूसरा है आपका, दूसरा क्या चीज़ है आपका? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट है ये। अब हम लोग आ गए कौन? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? रंग है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट में रंग होता है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? रंग के लिए जाना जाता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और तीसरा जो आपका आता है, तीसरा, यह तीसरा कौन सा है आपका? तीसरा है आपका ल्यूकोप्लास्ट। कौन है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कौन है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वह ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्रह करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? भोजन संग्रह करता है। क्या करता है? भोजन संग्रह करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? भोजन संग्रह करता है। भोजन को क्या करता है? संग्रह करता है, संचित करता है, ठीक है। कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट भोजन को संग्रह करता है, ठीक है। और लाइकोपीन, टमाटर, कैरोटीन, गाजर, ये सब इसका कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन मेरा आ गया आठवां क्वेश्चन यह है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है न्यूटन, बी में है गैलीलियो, सी में है फैराडे और डी में है हाइजेन। तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है, प्रकाश का तरंग जो सिद्धांत है, यह किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेन दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेन दिया था, ठीक है। न्यूटन साहब क्या दिए थे? न्यूटन कण सिद्धांत दिया था। न्यूटन क्या दिया था? कण का सिद्धांत। न्यूटन क्या दिया था? कण का सिद्धांत दिया था, ठीक है। अब गैलीलियो किसका दिया था? गैलीलियो दिया था, गैलीलियो दूरबीन का आविष्कार किया था। गैलीलियो किसका आविष्कार किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था। गैलीलियो क्या किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था। और फैराडे किसका सिद्धांत दिया था? फैराडे जो है आपका, फैराडे विद्युत चुंबक प्रेरणा का सिद्धांत दिया था। फैराडे किसका दिया था? विद्युत चुंबक प्रेरणा का सिद्धांत दिया था, ठीक है। हाइजेन किसका दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख लिए कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हाइजेन साहब किए। न्यूटन साहब कण का सिद्धांत दिए। उसके बाद गैलीलियो साहब दूरबीन का आविष्कार किए। उसके बाद फैराडे साहब क्या किए? विद्युत चुंबक का सिद्धांत दिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग पूरे ऑप्शन को ही इस प्रश्न में निपटा दिए, ठीक है। उसके बाद अब 9वां क्वेश्चन पे आ जाइए कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? ध्वनि तरंग का आयाम किस पे निर्भर करता है? ध्वनि तरंग का आयाम किस पे निर्भर करता है? ध्वनि तरंग का आयाम किस पे निर्भर करता है? ए में है वस्तु का ताप, बी में है वस्तु का सामग्री, सी में है वस्तु की गुणवत्ता और डी में है वस्तु को कंपन करने के लिए प्रयुक्त बल। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? वस्तु का ताप ए हो गया, वस्तु का सामग्री बी हो गया, वस्तु की गुणवत्ता सी हो गया, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल डी हो गया, ठीक है। तो ध्वनि तरंग का जो आयाम होता है, ध्वनि तरंग का जो आयाम किस पे निर्भर करता है? वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल होता है। वस्तु के कंपन कराने के लिए क्या होता है? यह प्रयुक्त बल होता है, प्रयुक्त बल होता है। महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? महत्तम विस्थापन को। किसको? महत्तम
विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। महत्तम विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यह है कि महत्तम विस्थापन कब होगा? जब बल लगेगा। महत्तम विस्थापन कब होगा? जब बल लगेगा। महत्तम विस्थापन कब होगा? जब बल लगेगा। महत्तम विस्थापन कब होगा? जब बल्ब लगेगा। महत्तम विस्थापन कब होगा? जब बल्ब लगेगा। महत्तम विस्थापन कब होगा? जब बल्ब लगेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग आज के इस भौकाल सीरीज साइंस में लास्ट प्रश्न आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। यह है कि इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। एक में है कंडक्टिव, बी में है रेफ्रिक्टिव, सी में है रेडक्टिव और डी में है कंटेक्टिव। ठीक है, कन्वेक्टिव। ठीक है, तो यह है कि इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं करता है? प्रवाह तो उनको होगा जो बैठा है उसे प्रवाह होता है, जो कर रहा है उसे प्रवाह नहीं होता है। जिसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित है, तो प्रवाह गर्मी का है प्रवाह, तो संबंधित किससे है? यह किससे है? रेफ्रिकीटव से। किससे है? रेफ्रिकीटव से यह गर्मी के प्रवाह संबंधित है। ठीक है, गर्मी के प्रवाह से संबंधित तीन चीज़ें हैं। गर्मी के प्रवाह से संबंधित कितने? तीन चीज़ें हैं। गर्मी के प्रवाह से संबंधित कितने चीज़ें हैं? तीन चीज़ें हैं। गर्मी के प्रवाह से संबंधित कितने चीज़ें हैं? तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ में है चालन। यह क्या चीज़ है? चालन। लिखने का हम प्रयास करेंगे। चालन ए में है, बी में है संवहन। क्या है? संवहन वो है संवहन। और सी में है विकिरण। सी में क्या है? 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 विकिरण है। ठीक है, चालन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन। चालन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिव। ठीक है, संवहन को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, चालन को हम लोग कन्वेंटिक बोलते हैं, और उसके बाद संवहन को हम लोग कन्वेक्टिव बोलते हैं, और विकिरण को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियनी बोलते हैं। विकिरण को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियनी बोलते हैं, मतलब रेडिएक्टिव बोलते हैं। तो यह बोल रहा है कि इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित है? तो देख लिए, चालन जो है वह किससे संबंधित है? कंडक्टिव से संबंध है। संवहन जो है रेडक्टिव से संबंध है, और विकिरण जो है वह कन्वेक्टिव से संबंधित है। तो यह बोल रहा है कि नहीं है। यह क्या बोल रहा है? नहीं ना, तो रेफ्रिकीटव संबंधित नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस साइंस के सीरीज में आप लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग अच्छा से लिख के पढ़ने का पूरा प्रयास कीजिएगा, और हर एक विषय का पूरे विश्लेषण के साथ हम आपके साथ प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके लिए हम पूरे दिन रात प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए, आशा करते हैं कि आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आगे किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन आपको यह याद होना चाहिए इस वीडियो में कि आपको हम एक टास्क के रूप में दिए हैं, जिसको होमवर्क बोलते हैं। आप लोग होमवर्क जो बोलते हैं, जिसमें हम आपको बोले थे किसका बोले थे कि मृत कोशिका का खोज कौन किया था? मृत कोशिका का खोज कौन किया था? ऐसा ही करके हम एक और पूछे थे
केंद्रक का खोज किसने किया था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वैसे हम बता देते हैं कि केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन किया था। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन किया था। लिख देते हैं, केंद्रक का खोज किसने किया था? केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन। और मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था। रॉबर्ट हुक किया था। और उसका ट्रॉवर ब्राउन किया था, ठीक है। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, लव यू।